हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत शानदार टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, बाल विवाह निषेध अधिनियम। इसके हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, साथ में इसकी थ्योरी भी बताती हुई चलूँगी आपको। सारी धाराएं, सारे अध्याय जो भी इसमें ज़्यादा अध्याय तो है नहीं है, 3 अध्याय हैं। 3 अध्यायों में 21 धाराएँ बटी हुई हैं, लेकिन हम इसको बहुत सरल तरीके से करेंगे। इसके पहले मैं एक और अधिनियम करवा चुकी हूँ यूट्यूब पर, घरेलू हिंसा अधिनियम। उसके करीब मैंने 100 MCQ करवाए हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी। अधिनियम एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप उसको कंप्लीट कर लिया तो मतलब आपको कंप्लीट ही है, उसमें पूरी धाराएं कवर कर ली, पूरे फैक्ट, पूरे प्रावधान कर लिए, तो उससे बाहर आपका प्रश्न नहीं चला। दूसरे मेन टॉपिक हैं, जैसे कि हम पोषण पढ़ें या हम न्यूट्रिशन पढ़ें या हम किसी रोग के बारे में पढ़ें, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की कमी रह जाती है, क्योंकि अथाह है, कुछ भी पूछ सकते हैं, नए नए रोग आ जाते हैं, तो नहीं पूरा पढ़ सकते हैं। जितना मैक्सिमम हम पढ़ सकते हैं हम पढ़ेंगे, लेकिन अधिनियम को अगर पढ़ लिया तो वो अपने आप में ही संपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेना है। पिछली बार वाला भी जो मैंने वीडियो बनाया था घरेलू हिंसा वाला, वो भी देख लीजिएगा। सारे अधिनियम इसी तरीके से इजी वे में आपको करवा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कब प्रवर्तन में आया? कब प्रवर्तन में आया मतलब इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? 11 जनवरी 2006, 10 जनवरी 2007, 11 फरवरी 2007 या 11 मार्च 2007। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम जिसको कहा जाता है 2006 अधिनियम, क्योंकि ये लोकसभा और राज्यसभा में 2006 में ही भेजा गया था, लेकिन जब इसको राष्ट्रपति की अनुमति मिली, तब ये राष्ट्रपति की अनुमति इसको मिली थी 10 जनवरी 2007 को। कब मिली थी? 10 जनवरी 2007 को इसको राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी, और नवंबर 2007 में ये पूरे भारत में लागू हो गया था। कब हुआ था? नवंबर 2007 में ये पूरे भारत में लागू हो गया था। इसमें 3 अध्याय हैं और 21 धाराएं हैं, ये सारे इसका बेस है ये पूरा। जब ये अधिनियम आया था 2006 में, उस समय ये केवल भारत में, पूरे भारत में लागू था, लेकिन जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी में लागू नहीं था, क्योंकि वहाँ पे फ्रांसीसी कानून लागू है पांडिचेरी में। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज़ादी से पहले ये पांडिचेरी जो था वो फ्रांस के आधिपत्य में था, तो वहाँ पे लागू था। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर भारत का अंग बन गया है, तो जम्मू कश्मीर पर भी ये लागू है, मतलब पूरे भारत में ये वर्तमान में लागू है। तो याद रखना है आपको। धारा 1 जो बोलती है वो यही बोलती है कि ये इसका अधिकारिता क्या है, ये कहाँ कहाँ पर लागू है, तो अभी वर्तमान में ये पूरे भारत पर लागू है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 10 जनवरी 2007 को प्रवर्तन मतलब होता है जब ही राष्ट्रपति की उसको अनुमति प्राप्त हुई। तो 10 जनवरी 2007 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई और 10 नवंबर 2007 को ये पूरे भारत में लागू हो गया। 10 जनवरी 2007 को क्या हुआ? इसमें राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। राष्ट्रपति की अनुमति को ही क्या बोलते हैं? प्रवर्तन बोलते हैं। और नवंबर 2007 में क्या हुआ? ये पूरे भारत में लागू हो गया, जिसको हम बोलते हैं पारित। प्रवर्तन मतलब राष्ट्रपति की अनुमति, पारित मतलब होता है लागू। याद रखिएगा सारे फैक्ट। अगला है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को भारत में कब से प्रभावी किया गया? मैंने अभी बताया आपको कि कब से प्रभावी किया गया। 10 नवंबर 2007 से ये पूरे भारत में लागू है। 10 नवंबर 2007 से क्या है? पूरे भारत में लागू कर दिया है। अगला क्वेश्चन है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में टोटल कितनी धाराएं हैं? 20, 21, 22 या 23? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम में टोटल 21 धाराएं हैं। धारा ये जिसको हम सेक्शन भी बोलते हैं इंग्लिश में, सेक्शन आपने सुना होगा ना, किसी को कोई दंड देते हैं तो सेक्शन 21 के तहत, सेक्शन 22 के तहत है ना, 32 के तहत, तो ये सेक्शन को ही हिंदी में धाराएं बोलते हैं। और इसमें पूछें आपसे कि इसमें बाल विवाह निषेध अधिनियम में अध्याय कितने हैं? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम में 3 अध्याय हैं। धारा कितनी है? 21 हैं। और अध्याय कितने हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम में? तो अध्याय कितने हैं? अध्याय 3 हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस अधिनियम के तहत जितने भी जो अपराध किए होंगे, बाल विवाह के तहत जो अपराध होगा वो संज्ञेय होगा और अजमानतीय होगा। संज्ञेय मतलब गंभीर अपराध होंगे और गैर जमानती होंगे, मतलब उनकी जमानत नहीं होगी। 3 अध्यायों की बात करें तो पहला अध्याय जो है ये इस अधिनियम का परिचय देता है। दूसरा इसकी विशेषताएं बताता है कि मतलब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। और तीसरा अध्याय ये बताता है कि वर्तमान में कहाँ कहाँ पर बाल विवाह हुए हैं
और कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, कहाँ जानकारी मिलना, आंकड़े एकत्रित करना, कारण क्या है कि किन राज्यों में बाल विवाह, जैसे बिहार सबसे ज़्यादा बाल विवाह के लिए जाना जाता है, तो क्या कारण है ऐसे कि बाल विवाह हो रहे हैं, ये बताता है अध्याय 3। तो इस प्रकार से 3 अध्याय हैं और 21 धाराएं या सेक्शन में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम के अधीन बालक से क्या तात्पर्य होता है। तो देखो, जो बालक की परिभाषा दी गई है, बालक की जो परिभाषा दी गई है कि बालक कौन होगा, तो वो दी गई है धारा 2 का में। देखो, परिभाषा की बात करें तो जितनी भी धारा 2 है, धारा 2 में परिभाषाएं ही दी गई हैं पूरी। देखो, जितने भी अधिनियम होते हैं, टोटल जितने भी, कोई भी अधिनियम दुनिया का उठा लो, कोई भी अधिनियम में अगर परिभाषाएं दी रहेंगी तो वो धारा 2 में ही दी रहेंगी। धारा 2 के अलग अलग भाग होते हैं, 2 का, 2 ख, 2 गा, 2 घा या 2 ए, 2 बी, 2 सी इंग्लिश में बोल दो, तो इनमें ही परिभाषा दी होती है। तो इस अधिनियम के तहत बालक से क्या तात्पर्य होता है, तो बालक से तात्पर्य होता है कि यदि पुरुष जो होता है वो 21 वर्ष से कम हो और जो महिला लड़की हो वो 18 वर्ष से कम हो। 18 वर्ष से अगर कोई कम उम्र की लड़की होगी तो उसको स्त्री नहीं बोला जाएगा, उसको बालक बोला जाएगा इस अधिनियम के तहत। अगर 21 वर्ष से कम उम्र का पुरुष होगा तो उसको पुरुष नहीं बोला जाएगा, उसको बालक ही बोला जाएगा। इसकी परिभाषा किस में दी गई है, इसकी परिभाषा धारा 2 का में दी गई है। किस में दी है, धारा 2 का में। धारा 2 का में बालक की परिभाषा दी है, धारा 2 खा में बाल विवाह की परिभाषा दी है। धारा 2 का में किसकी दी है, 2 का में बाल विवाह की दी गई है, 2 का में बालक की दी गई है। बालक कौन होगा, उस बालक में लड़का भी आ जाएगा, लड़की भी आ जाएगी। बालक मतलब 21 वर्ष से कम लड़का और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की। परिभाषा दी है 2 का में। बाल विवाह की परिभाषा किस में दी है, 2 खा में दी है। लड़का या लड़की में से कोई भी अगर बालक होगा, बालक मतलब 18 वर्ष से कम या 21 वर्ष से कम, तो वो बाल विवाह में आएगा। धारा 2 गा जो है वो बंधन में आने वाले पक्षकार के बारे में बताता है। पक्षकार से मतलब है बाल विवाह चल रहा है, लड़के की साइड से लोग हैं, लड़की की साइड से लोग हैं, तो वो जो लड़के और लड़की की साइड के जो लोग होते हैं, वो जो पक्षकार होते हैं, उनकी जो परिभाषा है धारा 2 घा में दी गई है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, धारा 2 घा। धारा 2 घा में बाल विवाह निषेध अधिकारी की परिभाषा दी गई है। बाल विवाह निषेध अधिकारी ही है जो बाल विवाह के लिए, बाल विवाह कहीं पे हो रहा होगा तो उस पर रोक लगाएगा, उसके लिए लोगों को दंड देगा, पुरस्कृत करेगा। ये सभी जो आदेश हैं वो इसी के माध्यम से ही होते हैं। इसके अलावा धारा 2 डा में जिला न्यायालय की परिभाषा दी है। धारा 2 डा में किसकी दी है, जिला न्यायालय की परिभाषा दी है। और धारा 2 चा में अवयस्क की परिभाषा दी है। अवयस्क मतलब जिसने 21 वर्ष की उम्र कंप्लीट ना की हो। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा ऑनलाइन ग्रुप लिया होगा, जो हमारा ऑनलाइन पेड ग्रुप है, सुपरवाइज़र के लिए बनाया गया है, जिसमें डेली टेस्ट होते हैं, डेली टेस्ट सीरीज़ होती हैं, डेली टॉपिक दिया जाता है, सरल तरीके का कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, आपको कोई भी टॉपिक कठिन से कठिन हो उसको समझाया जाता है, यूट्यूब की सारी वीडियोस दी जाती हैं, सारा कुछ दिया जाता है। अगर आप हमारे नोट्स लेते हैं तो वो ग्रुप आपको फ्री मिलता है। अगर आप हमारा नोट्स नहीं लेते हैं तो 799 चार्ज है, जिसमें आपको 3 ग्रुप मिलते हैं, एक व्हाट्सएप का मिलता है, 2 टेलीग्राम के रहते हैं। ये सारे ही प्राइवेट और पेड ग्रुप रहते हैं। एक टेस्ट ग्रुप रहता है जहाँ पर डेली 10 बजे टेस्ट होता है। एक पीडीएफ ग्रुप रहता है जहाँ पे हम सारी सरल तरीके से बना के पीडीएफ पहुँचाते हैं, जो आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत यूज़फुल रहेगी, क्योंकि हम बहुत सरल तरीके से पीडीएफ बनाते हैं। और एक व्हाट्सएप का ग्रुप रहेगा जहाँ 24/7 तैयारी चलती है, हम हर वक्त क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं। कठिन से कठिन ये अधिनियम भी है, जो अभी आज अधिनियम की पीडीएफ मैंने ग्रुप में पहुंचा दी है। आपको केवल एमसीक्यू करा रही हूँ। अगर आप इसकी थ्योरी पाना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बहुत शानदार थ्योरी मैंने ग्रुप में दी है, उसका कुछ रिव्यू है, मैं अभी वीडियो में भी आपको बताऊँगी। तो बालक से क्या तात्पर्य है, 21 वर्ष से कम लड़का, और स्त्री कितनी हो, 18 वर्ष से कम हो। धारा 2 का में इसकी परिभाषा दी गई है। अगला है शारदा एक्ट किससे संबंधित है, तो शारदा विधवा विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह या उपरोक्त सभी। तो जो शारदा एक्ट है वो बाल विवाह से संबंधित है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है, तो शारदा एक्ट जो है वो बाल विवाह से संबंधित है। शारदा एक्ट आया था 1929 में। कब आया था शारदा एक्ट, 1929 में आया था, और इसको ही शारदा अधिनियम के नाम से जानते हैं। ये 28 सितंबर, डेट भी याद रखना, 28 सितंबर 1929 को आया था। इस अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी के लिए जो उम्र है
वो 14 साल निर्धारित की गई थी। उस समय 14 साल बहुत होती थी कि लड़कियों की शादी 14 साल निर्धारित की गई थी और लड़कों के लिए 18 साल निर्धारित की गई थी। 18 साल किसके लिए? लड़कों के लिए। और लड़कियों के लिए कितनी निर्धारित की गई थी? शारदा अधिनियम में 14 साल निर्धारित की गई थी। बाद में एक संशोधन के माध्यम से इसे लड़कियों के लिए 18 और लड़कियों के लिए 18 और लड़कियों के लिए 21 कर दिया था। इस शारदा नाम जो पड़ा है, इसके प्रायोजक हरविलास शारदा से लिया गया था। मतलब इसको जो लाए थे हरविलास शारदा, जिनको बोला जाता है, उसके नाम से इनका नाम शारदा एक्ट पड़ा था। क्या नाम था? हरविलास शारदा इनका नाम था, जिसके नाम से इसका नाम पड़ा शारदा एक्ट का। अगला है, बाल विवाह को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? व्यापक शिक्षा, वित्तीय सहायता, रोजगार के अवसर या बाल विवाह निषेध कानून बनाना। तो इसका कानून बनाने से अच्छा है कि सबसे ज़्यादा शिक्षा प्रदान की जाए। जितना लोग शिक्षित होंगे, जितना ज़्यादा लोग अवेयर होंगे, उतना ही ज़्यादा जो है बाल विवाह की कुप्रथा वो जो है ख़त्म होगी। विश्व स्तर पर लड़कों में बाल विवाह का प्रचलन लड़कियों की तुलना में 1/6 है। मतलब लड़कों में कम होता है, लड़कियों में ये ज़्यादा होता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 क्या कहता है? 21 साल से कम उम्र का लड़का और 18 साल से कम उम्र की लड़की का विवाह जो है वो अवैध है, उसको वैध नहीं माना जाएगा। लेकिन वर्तमान में 2021 में अभी एक संशोधन हुआ है। इस 2021 संशोधन में कहा गया है कि जो लड़के की उम्र अगर 21 साल है शादी के समय, तो लड़की की भी उम्र 21 साल ही होगी, लड़की की उम्र 18 साल नहीं होगी। मतलब 2006 के अधिनियम में 18 साल की लड़की और 21 साल के लड़के को वैध माना था, लेकिन 2021 में इसी अधिनियम में संशोधन हुआ है और अब लड़की की उम्र भी कितनी कर दी है? 21 वर्ष कर दी है। अगला है, शारदा एक्ट 1929 के तहत लड़कों की शादी की उम्र कितनी निर्धारित की गई है? देखो बात किसकी कर रहे हैं? लड़कों की। देखो लड़कों की गई है 18 साल, लड़कों की कितनी की गई है? 18 साल, और लड़कियों की कितनी की गई है? 14 साल। ये कब किस अधिनियम में की गई है? ये शारदा एक्ट 1929 के अधिनियम में की गई है। लेकिन अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? अभी हम 2006 का एक्ट पढ़ रहे हैं। 2006 में कितनी कर दी है? 21 वर्ष, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। जब अधिनियम आया था तब लड़की की 18 थी और लड़के की 21 थी, लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछें 2021 में संशोधन के बाद कितनी कर दी है, तो लड़की की 21 बताना है। अगर पूछें अधिनियम के तहत कितनी की गई है, तो अधिनियम में 18 वर्ष की लड़की है और 21 वर्ष का लड़का है। और शारदा एक्ट 1929 के तहत लड़कों की शादी की उम्र कितनी कर दी? 18, और लड़की की कितनी कर दी है? 14 कर दी है। अगला है, इस अधिनियम के तहत बाल विवाह से क्या तात्पर्य है? इस अधिनियम के तहत जो बाल विवाह होगा वो क्या होगा? ऐसा विवाह जब बंधन में आने वाले दोनों पक्षकार में से कोई बालक हो। देखो दोनों पक्षकारों में से कोई बालक हो, इसका मतलब है कि बालक से मतलब 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र का लड़का, तो वो बाल विवाह होगा। ऐसा विवाह जब बंधन में आने वाले दोनों पक्षकार बालक नहीं हो, जब ऐसा होगा तो विवाह तो वैलिड माना जाएगा। तो उपरोक्त दोनों, ये पहला ही आंसर सही है। ऐसा विवाह जब बंधन में आने वाले दोनों पक्षकार जो होंगे वो दोनों पक्षकारों में से कोई भी बालक होगा, वो कैसा माना जाएगा? वो बाल विवाह माना जाएगा जब दोनों में से कोई भी क्या होगा? बालक होगा। ये धारा 2 में इस बालक की परिभाषा दी है और धारा 2 में बाल विवाह की परिभाषा दी है। याद रखना, किसमें? धारा 2 में बाल विवाह की परिभाषा दी है। पक्षकारों के बारे में अगर बात की जाए, पक्षकार के बारे में, तो धारा 3 में पक्षकारों की बात की गई है। किसमें? धारा 3 में पक्षकारों की बात की गई है। पक्षकार जो लड़का या लड़की की तरफ से रहेंगे वो पक्षकार होंगे। अगला है, कोई बालक या अभिभावक बाल विवाह कराता है तो उसे दंडित किया जाता है। तो उसे कितने समय का दंड दिया जाता है? 1 लाख का जुर्माना, 2 साल की सज़ा, केवल जेल की सज़ा, या ए और बी दोनों। देखो जो दंडित करने की शक्ति है वो धारा 11 के तहत है। किस धारा के तहत इस अधिनियम में दंड करने की शक्ति दी गई है? तो धारा 11 में दंड करने की शक्ति दी गई। कौन सी धारा में? धारा 11 में दंडित करने की शक्ति दी गई है कि जो भी इस बाल विवाह जैसे अनुष्ठान को करवाएगा,
या तो लड़का वाला हो, लड़की वाले हो, या उनके पक्षकार हो, सभी लोगों को दंड दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक क्राइटेरिया है कि किसी भी महिला को कोई भी दंड इस अधिनियम के तहत नहीं दिया जाएगा। तो अब ये इसमें धारा 11 के तहत यदि बाल विवाह होता है तो उस पर कितनी क्या सज़ा दी जाती है? 1 लाख का जुर्माना दिया जाता है, बिल्कुल सही है, और 2 साल की सज़ा दी जाती है। तो ये ए और ये बी दोनों ही इसमें सही हो जाएंगे। तो ये ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। यही आपको बस ये 2 चीज़ें याद रखना, इस अधिनियम में ये 2 ही सज़ा है, किसी कोई भी हो। 1 लाख का जुर्माना दे दो और 2 साल की सज़ा दे दो। बाल विवाह का यही एक सज़ा पूरे अधिनियम में दी गई है, 1 लाख का जुर्माना और 2 वर्ष की सज़ा। ये ध्यान रखना है इस अधिनियम में। और किस अधिनियम में इसकी बात की गई है इनको दंडित करने की? तो धारा 11 में की गई है। अगला है, सबसे पहले किस अधिनियम में विवाह की आयु को निर्धारित किया गया था? कौन सा ऐसा अधिनियम आया था जिसमें सबसे पहले जो है आयु को निर्धारित किया गया था? बाल विवाह आया था, दहेज प्रतिषेध अधिनियम आया था, या भारतीय दंड संहिता आई थी, या शारदा अधिनियम आया था? तो सबसे पहले जो आया था वो आया था शारदा अधिनियम। इसमें विवाह की आयु को निर्धारित किया गया था। लड़कियों की कितनी कर दी थी? 14, और लड़कों की कितनी कर दी थी? 18। लड़कियों की 14 और लड़कों की कितनी कर दी थी? 18। किस अधिनियम में? शारदा अधिनियम 1929 में। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा से संबंधित? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यही तो मेन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। तो ये इसकी जो नियुक्ति है वो धारा 16 से संबंधित है। किससे? धारा 16 में। धारा 16 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति के बारे में बताता है, और धारा 16(3) इनके कर्तव्यों के बारे में बताता है। धारा 16(3) क्या करता है? इनके कर्तव्यों के बारे में बताता है, और धारा 16 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति के बारे में बताता है। आज रात को 10 बजे हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, जो पेड ग्रुप है, जो नोट्स लेने पर मिलता है या ऑनलाइन पैकेज लेने पर मिलता है, उसमें ये पूरी धाराएं अस्ट्रिक द्वारा करवाई जाएंगी। पूरी थ्योरी मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ किस तरह से धारा कंप्लीट करवाई गई है। देखिए फ्रेंड्स, पूरी धारा इस तरह से लिखी गई है, जैसे धारा 7 में क्या बोला है, धारा 8 में क्या बोला, ऐसे पूरी ही धारा जो 21 हैं वो इसी प्रकार से लिखी गई हैं। सारे अध्याय लिखे गए हैं इसी प्रकार से, और बहुत शानदार तरीके से अस्ट्रिक द्वारा करीब 22-23 पेजेस की मैंने एक PDF सेंड की है। बाल विवाह अधिनियम की घरेलू हिंसा भी मैं अपने ग्रुप में करवा चुकी हूँ, पूरी थ्योरी, पूरे अध्याय। इसके अलावा खाद्य संरक्षण अधिनियम भी करवा चुकी हूँ, और सारी ट्रिक्स द्वारा याद हो गई हैं। आप अगर हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे ये नोट्स जो है ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे नोट्स में आपको टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं। 7 बुकलेट में आपको एक जो है 3000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सेट मिलता है, एक 1000 वन लाइनर की बुकलेट मिलती है, और 5 बुकलेट थ्योरी की मिलती है, जिसमें एक योजना की रहती है, एक पोषण स्वास्थ्य की रहती है, एक गणित तर्क शक्ति कंप्यूटर की रहती है, एक शिशु की प्रारंभिक देखभाल की रहती है, और एक नियम अधिनियम प्रबंधक की। इनमें भी बहुत अच्छे से अधिनियम मैंने कंप्लीट किए हैं। तो ये आप पैकेज ले सकते हैं। इस प्रकार से ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पैकेज मिलता है। हमारा जो ऑनलाइन ग्रुप है, ऑनलाइन जो अगर आप पैकेज, जैसे आप हमारे नोट्स नहीं लेना चाहते, हमारा नोट्स का चार्ज 1399 है, प्लस कुरियर चार्ज आपका लगता है। कुरियर चार्ज आपकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लगता है। अगर गाँव में रहते होंगे तो कुरियर ज़्यादा लग जाएगा, बाकी हर सभी जगह पे ज़िले होते हैं बड़े बड़े जहाँ पे कुरियर चला जाता है, वहाँ 100 रुपीज़ कुरियर चार्ज लगेगा। हमारा जो ऑनलाइन पैकेज है उसमें आपकी ऑनलाइन तैयारी इस प्रकार तैयारी रहती है। 100% सिलेक्शन तैयारी है। सबसे पहले अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लिया और आप जो ग्रुप में दे रहे हैं, डेली जो टेस्ट दे रहे हैं, आपको कहीं टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं करना है। हम एग्ज़ाम टाइम के समय में 1 महीने पहले FLT भी लेना, पूरे क्वेश्चन का टेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहा है। डेली 40, 50, 60, 70, 80 किन्हीं भी प्रश्नों का टेस्ट हम डेली कराते हैं अपने चैनल पर। बहुत ही शानदार तरीके से उनको कराया जा रहा है, और बहुत इजी लैंग्वेज में हर टॉपिक को कंप्लीट करा रहे हैं हम, जिससे कोई भी टॉपिक आपको सरल नहीं, कठिन नहीं लगेगा। सारे के सारे सरल लगेंगे। इसमें चाहे ICMR की रिपोर्ट हो, चाहे कोई भी अधिनियम हो, इसके अलावा चाहे आपकी बाल विकास की परिभाषाएं हो, चाहे प्रबंधन की परिभाषाएं हो, सारा का सारा हम ट्रिक द्वारा करवा रहे हैं। तो अगर आप हमारा ये पैकेज लेना चाहते हैं, ऑनलाइन पैकेज लेना चाहते हैं, तो 799 में आप
परचेस कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी का अभी ऑफ़र चल रहा है तो 20% ऑनलाइन पैकेज पर डिस्काउंट है। तो आप अगर 20% डिस्काउंट में हमारी सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसमें आपको 3 ग्रुप मिलेंगे, 2 टेलीग्राम ग्रुप और 1 व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे आपकी संपूर्ण तैयारी होगी, सारे टॉपिक कवर होंगे, बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, डेली पीडीएफ दी जाती हैं, सारी परिभाषाएं, ट्रिक्स से आईसीएमआर रिपोर्ट याद, 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक हमारे चैनल पर चल रहा है यूट्यूब पर। उसकी पीडीएफ भी आपको निःशुल्क चैनल पर दी जाएगी, हमारे ग्रुप में दी जाएगी। यूट्यूब की सारी पीडीएफ मिली जाएगी। परीक्षा तक लगभग 40,000 प्रश्न तैयार कराए जाएंगे, पिछले साल के प्रश्न कराए जाएंगे। तो अगर आप नोट्स मंगाते हैं तो ये सारा पैकेज आपको फ्री मिलता है इस समय। गुड और अगर आपसे गणित के प्रश्न नहीं बनते तो उसकी भी ट्रिक कराई जाएगी, कंप्यूटर की सारी शॉर्टकट की कराई जाएंगी। तो ये 7 बुक्स आप ले सकते हैं। आज गणेश चतुर्थी का ऑफ़र है तो 20% डिस्काउंट की, ये केवल जो डिस्काउंट है हमारी ऑनलाइन पैकेज पर है। हार्ड पैकेज पर मतलब जो 7 बुकलेट आपके घर पाएंगे उसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि उसमें हमको भी इतना प्रॉफिट नहीं बचता है, क्योंकि 7 बुकलेट हैं जिन उनकी कॉपी भी कराना रहती है, उनको आपको भेजना भी पड़ता है, तो उसमें हम डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। हाँ, बस ऑनलाइन पैकेज में ये 20% का डिस्काउंट आपको 799 का जो पैकेज है उस पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा गणेश चतुर्थी के अवसर पर। जो मैं ये बोलूँगी कि जो लोग भी सोच रहे हैं कि हमें 100% सुपरवाइज़र बनना है, वो आप हमारा ऑनलाइन पैकेज ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, अगर उन्होंने कहीं और से नोट्स ले लिए हैं तो। अदरवाइज़ आप हमारा पूरा का पूरा पैकेज परचेज़ कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे थे कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की जो नियुक्ति है वो किस धारा से संबंधित है, तो धारा 16 से संबंधित है। और धारा 16(3) में क्या है, इसके बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के कर्तव्य हैं। इसके बाद अवयस्क बालक के विवाह करने पर वधू के भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी होगी। मतलब यदि अवयस्क बालक जो है वो विवाह करता है, बालक क्या है, अवयस्क है। अवयस्क मतलब जो 21 वर्ष से कम उम्र का है, उसने शादी कर दी है। अब किसकी जिम्मेदारी होगी कि वो उसके जो भरण पोषण करेंगे, भरण पोषण की जिम्मेदारी लेंगे, तो वो जिम्मेदारी होगी बालक के माता पिता की। इसकी जिम्मेदारी होगी बालक के माता पिता की जिम्मेदारी होगी उसके भरण पोषण की। और ये बात की गई है धारा 4 में। धारा 4 में बात की गई है कि बालक के माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी, बच्चे के जो बहू ले आए हैं बाल विवाह करके, अब वो बहू का भरण पोषण कैसे होगा, कौन उसको खिलाएगा पिलाएगा रखेगा कपड़े दिलवाएगा, तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये बालक के माता पिता की होगी। धारा 4 के अंतर्गत याद रखना, वधू के भरण पोषण की जो जिम्मेदारी होती है वो धारा 4 में बात की गई है। और यदि बाल विवाह से कोई बच्चे का जन्म हुआ है तो वो बात की गई है धारा 5 में। मतलब बच्चे के भरण पोषण की बात किस में की गई है, धारा 5 में। और लड़की के जो भरण पोषण की बात किस में की गई है, धारा 4 में की गई है। अगला है बाल विवाह के लिए दोषी कौन माने जाते हैं। वर वधू तो नहीं माने जाएंगे, बालिका के माता पिता और बालक के माता पिता तो ये आरोपी हैं ही, लेकिन दोषी किसको माना, विवाह में जितने ये सब आ जाएंगे, माता पिता सारे लोग इसमें शामिल आ जाएंगे जो विवाह में सम्मिलित होंगे व्यक्ति। तो ये इसका आंसर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है कि बाल विवाह के लिए दोषी कौन माना जाएगा, तो बरवधू, बालिका के माता पिता और बरवधू तो नहीं माने जाएंगे। अभी अपन को पता नहीं है कि बाल कैसा है, अवयस्क है या वयस्क है, लेकिन विवाह में सम्मिलित जितने व्यक्ति होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे दोषी माने जाएंगे। विवाह के लिए सारे के सारे दोषी माना जाएंगे और धारा 11 के तहत उनको दंड भी दिया जाएगा। किसके तहत, धारा 11 के तहत। और बाल विवाह का जो अनुष्ठान करवाएगा, जो इस बाल विवाह का प्रोग्राम पूरा करवाएगा, उसको धारा 10 के तहत दंड दिया जाएगा, है ना। और जो इस बाल विवाह को बढ़ाएगा उसको धारा 11 के तहत दंड दिया जाएगा। ये सब सारी चीज़ें याद रखना। अगला है कैसी स्थिति में बाल विवाह को निरस्त माना जाएगा। ऐसी कौन सी स्थिति होगी, देखो ये निरस्त या शून्य माना जाता है धारा 12 के तहत। तो विवाह के प्रयोजन के लिए बालक को खरीदा हो, ये सही है। बालक को जबरदस्ती विवाह के लिए तैयार किया हो, ये भी सही है। बाल विवाह को निरस्त नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, बाल विवाह को निरस्त कर सकते हैं, तो ये वाला सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। धारा 12 के तहत बाल विवाह जो होगा कतिपय परिस्थितियों में शून्य हो जाएगा। कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाएंगी जिसके तहत बाल विवाह जो होगा वो शून्य हो जाएगा।
कैसी स्थिति में? यदि उस बालक को जबरदस्ती विवाह के लिए ले आया हो, उसको खरीदा गया हो बालक को, तब ये विवाह क्या होगा? शून्य माना जाएगा। किस धारा के तहत बाल विवाह को निरस्त माना जाएगा? धारा 12 के तहत बाल विवाह को निरस्त माना जाएगा। अगला है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में 2006 में बालक से क्या अभिप्राय है? बालक की परिभाषा किस में दी है? धारा 2 में दी है, या इसको 2A भी बोल सकते हो, है ना। तो इसमें बालक की परिभाषा दी है। बालक की परिभाषा क्या होगी? 18 वर्ष से कम आयु की महिला, बिल्कुल सही है। 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष, ये भी सही है। 18 वर्ष से कम का पुरुष, ये गलत है। तो ए और बी दोनों इसके आंसर हो जाएंगे, ये दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। 18 वर्ष से कम आयु की महिला और 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष, ये बालक से अभिप्राय है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में। अगला है बाल विवाह के लिए किसे दंडित किया जाता है? देखो, बाल विवाह के लिए धारा 10 और धारा 11 में दंड करने की सख्ती की बात की गई है, जिसमें धारा 10 जो बाल विवाह का अनुष्ठान कराएगा और धारा 11 जो इसको प्रेरित करेगा, उसके लिए दंड की बात की गई है। तो बाल विवाह में किसे दंडित किया जाता है? केवल महिला वयस्क, केवल वर वधू, केवल पुरुष वयस्क। तो केवल पुरुष वयस्क को ही जो है बाल विवाह के लिए दंडित किया जा सकता है। किसके लिए? केवल पुरुष वयस्क को ही बाल विवाह के तहत दंडित किया जा सकता है, याद रखिएगा। अगला है बाल विवाह को कब परिभाषित किया? अभी मैंने ऊपर बताया, जो बालक की परिभाषा है वो काय में दी गई है? 2 में दी गई है। 2 में किसकी परिभाषा दी गई है? 2 में बाल विवाह की परिभाषा दी गई है ना। इसके अलावा बात की जाए कि 2 में किसकी परिभाषा दी गई है? तो 2 में दी गई है जो भी बंधन में आने वाले पक्षकार हो, जो बाल विवाह कराता हो, उसकी परिभाषा दी गई है धारा 2 में। इसके अलावा 2 में किसकी परिभाषा दी गई है? बाल विवाह निषेध अधिकारी की परिभाषा। बाल विवाह निषेध अधिकारी के बारे में वर्णन धारा 16 में है, लेकिन इसकी परिभाषा जो है बाल विवाह निषेध अधिकारी की, वो धारा 2 में दी गई है। तो धारा 2 में किसकी दी गई है? बाल विवाह निषेध अधिकारी की। धारा 2 में किसकी दी गई है? जिला न्यायालय की। धारा 2 में किसकी दी गई है? जिला न्यायालय की परिभाषा दी गई है। और 2 में दी गई है अवयस्क की परिभाषा। 2 में किसकी दी गई है? अवयस्क की परिभाषा दी गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बाल विवाह को परिभाषित किस में किया गया है? 2 में बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। और 2 में किसको किया गया है? बालक को किया गया है। अगला क्वेश्चन है बाल विवाह से उत्पन्न संतानों की अभिरक्षा किसे सुपुर्द होगी? माता को, पिता को, पहले पिता को या फिर माता को? देखो, ए या बी किसी को भी, जो भी जिम्मेदारी लेने के योग्य होंगे, जिला न्यायालय उसको बच्चे की कस्टडी दे सकता है। तो बच्चे का भरण पोषण, उसके निवास के लिए उपबंध, ये सब किस में बोला गया है? ये सब बोला गया है धारा 4 में। किस में बोला गया है? धारा बाल विवाह से उत्पन्न संतानों की अभिरक्षा के लिए जो बातें हैं वो किस उसमें बोली गई हैं? किस अधिनियम में बोली, किस धारा में बोली गई हैं? तो ये धारा 4 में बोली गई। बाल विवाह से उत्पन्न संतानों की अभिरक्षा में किसे सुपुर्द होगा बच्चा? तो ये जो भी माता या पिता किसी को भी हो सकता है। ये बच्चा वैध होगा, धर्मज होगा, मतलब धर्म के अनुसार होगा, मतलब धर्म पत्नी से ही होगा, है ना। तो ये वैध होगा। धारा 6 के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो बालक होगा वो धर्मज होगा, मतलब धर्म के अनुसार ही पैदा हुआ होगा। तो बाल विवाह से उत्पन्न संतानों की अभिरक्षा में किसे सुपुर्द किया जाएगा? ए या बी में से किसी को भी। किस धारा के अंतर्गत कहा गया है? धारा 4 में ये कहा गया है। अगला है बाल विवाह निषेध प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत राज्य सरकार जो नियम बनाएगा, नियम कौन बनाएगा? नियम राज्य सरकार बनाएगी। तो नियम बनाने की शक्ति किस धारा में की गई है? देखो, नियम बनाने की शक्ति दी गई है धारा 19 में। ये नियम कौन बना सकता है? ये नियम बना सकता है राज्य सरकार। याद रखना, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है। और ये किस धारा के तहत दी गई है? धारा 19 के तहत दी गई है। धारा 18 में क्या बोला गया है? सद्भावना पूर्वक कार्रवाई। मतलब जो कार्रवाई होगी ना, बहुत ही प्रेम पूर्वक होगी, ऐसा कोई मारा कुट्टी इस प्रकार से नहीं होगी। बहुत अच्छे से पूरी कार्यवाही को, इस अधिनियम द्वारा की गई कार्यवाही को बहुत अच्छे से किया जाएगा। मतलब सद्भावना पूर्व कार्यवाही की बात
धारा 18 में बात की गई है। धारा 20 की बात किए गए तो उसमें क्या है, धारा 20 में एक 1955 में एक अधिनियम आया था, हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम में एक संशोधन किया गया है। धारा 25 में क्या किया गया है कि उसमें कहा गया था, उसमें बच्चों बाल विवाह की बात की गई थी, तो इस अधिनियम में ये बताया है कि बाल विवाह करेंगे तो उस समय का बाल विवाह वैध तो रहेगा बट वो दंडनीय रहेगा। कैसा रहेगा? दंडनीय रहेगा। ये बात की गई है धारा 20 में। धारा 16 में किसकी बात की गई है? तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की बात धारा 16 में की गई है। किसकी बात की गई है? धारा 16 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की जो बात की गई है वो धारा 16 में की गई है। तो सारी की सारी धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से लिख लीजिएगा। जिन्होंने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया होगा उनको ये धाराएं पूरी मिल गई होंगी। रात को ही मैंने पहुंचा दी थी, आज रात को 10 बजे इनको ट्रिक द्वारा हल भी करवा दूंगी। जो लोग भी नोट्स लेने का सोच रहे हैं या हमारा ग्रुप ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, जल्द से जल्द कीजिएगा, ताकि जितना आप सोचें कि अभी नोटिफिकेशन आने दो, नोटिफिकेशन आने के 20-25 दिन बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग उन टॉपिक से डिले होते जाएंगे। कंपटीशन बहुत तगड़ा है, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्र सरकार ने 2021 संशोधन के तहत बालिका की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है? 20, 21, 23 या 25? तो 18 वर्ष आयु थी 2006 के अधिनियम में, जिसको 2021 संशोधन में कितना कर दिया है? 21 कर दिया है। अगला है, बाल विवाह से उत्पन्न संतानें कैसी होंगी? धर्मज, अधर्मज, बालक धर्मज, बालिका धर्मज? तो इसका आंसर होगा धर्मज, मतलब धर्म के अनुकूल होंगी, धर्म पत्नी से होंगी। ये किस धारा में बोला गया है? बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, ये धारा 6 में बोला गया है। बाल विवाह से उत्पन्न संतानें कैसी होंगी? बाल विवाह से उत्पन्न संतानें धर्मज होंगी, मतलब धर्म के अनुसार ही, धर्म पत्नी के द्वारा ही पैदा हुई होंगी। बच्चे का कोई दोष नहीं रहेगा, तो बच्चे को धर्मज ही बोला जाएगा, धर्म के अनुकूल ही बोला जाएगा। तो याद रखना है, तो इसको बोलेंगे रिलीजियस बोलेंगे और धर्मज बोलेंगे। धारा 6 में इसकी बात की गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आने का। ये किसी भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है। तो बाल विवाह से उत्पन्न संतानें कैसी होंगी? धर्मज होंगी, याद रखिएगा। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपने मुझे व्हाट्सएप पर फॉलो नहीं किया है, व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया है व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी, तो सारा चीज़ें ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आकांक्षा 1957। यहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये धर्मज को याद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धारा 6 के तहत बाल विवाह के उत्पन्न जो संतानें होंगी वो धर्मज होंगी, और धारा 5 में इन बच्चों को भरण पोषण की बात की गई है। अगला है, जो कोई बाल विवाह करेगा दोनों पक्षकारों में से, ये धारा 20 में बात की गई है, मैंने अभी बताया था। तो जब कोई बाल विवाह करेगा तो दोनों पक्षकारों में से, तो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो एक्ट आया था उसके तहत विवाह कैसा होगा? वैध पर दंडनीय, शून्य नहीं होगा, न शून्य करणीय होगा, वैध विवाह पर दंडनीय होगा। अगला है, इस अधिनियम के तहत जो कार्य करने वाले जो प्राधिकारी हैं, जो भी प्राधिकारी काम करेंगे वो कैसे माने जाएंगे? उनको क्या बोला जाएगा इस अधिनियम के तहत जो लोग काम करेंगे? लोक सेवक माना जाएगा, या उनको सहकारी सेवक माना जाएगा, या उनको कर्मचारी माना जाएगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो इस अधिनियम के तहत जो प्राधिकारी काम करेंगे ना, जिनको हम बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बोलते हैं, उनको लोक सेवक माना जाएगा, और ये धारा 17 के तहत माना जाएगा। धारा 17 के तहत, इस अधिनियम के तहत जो भी बाल विवाह निषेध अधिकारी काम करेंगे उनको क्या माना जाएगा? उनको प्राधिकारी माना जाएगा। किस धारा के तहत माना जाएगा? धारा 17 के तहत माना जाएगा। याद रखना, इस अधिनियम के तहत कार्य करने वाले अधिकारी क्या होंगे? लोक सेवक माने जाएंगे। और किस धारा के तहत लोक सेवक माने जाएंगे? धारा 17 के तहत। और धारा 16 जो है वो बाल प्रतिषेध अधिकारी की बात करती है।
बाल प्रतिषेध अधिकारी की बात करती है। और जो बाल प्रतिषेध अधिकारी जो है वो कैसा माना जाएगा, लोक सेवक माना जाएगा। ये कौन बात करती है, ये धारा 17 बात करती है। ये सारी की सारी धाराएं आज रात को 10 बजे ट्रिक द्वारा याद करवा दूंगी, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। जो लोग भी वो लोग वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने हमारा पैकेज लिया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के जो कर्तव्य हैं वो क्या क्या हैं, धारा 16(3) में इसके कर्तव्य दिए हैं। क्या क्या हैं, बाल विवाह की कार्यवाही का निवारण करना, जो भी कार्यवाही हो रही होगी उसको जल्दी से सॉल्व करना। इस अधिनियम के उल्लंघन पर अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्रित करना, ये भी सही है। बाल विवाह बुराई के प्रति जागरूकता करना और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करना। तो ये सारे ही सही होंगे, सारे कर्तव्य। तो उपरोक्त तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। किस में दिए हैं कर्तव्य, धारा 16(3) में दिए हैं। अगला है, इस अधिनियम के तहत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों या कोई नहीं। तो इसकी नियुक्ति करेगा राज्य सरकार। किस धारा के तहत इसकी नियुक्ति करेगा, धारा 16 में इसकी बात की गई है, इसकी नियुक्ति की, और इसके प्रतिषेध अधिकारी की बात भी की गई है। तो इस अधिनियम के तहत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। अगला है, बाल विवाह अधिनियम 2006 के संबंध में गलत, देखो गलत की बात कर रहे हैं, सही की बात नहीं कर रहे हैं। इस अधिनियम में गलत विकल्प का चयन करना है। यह अधिनियम भारत के बाहर भारतीय नागरिकों पर लागू है, बिल्कुल गलत। क्यों होगा लागू ये भारत के बाहर, भारत का अधिनियम है तो भारत पे ही लागू होगा ना। तो दोनों ये सब, ये वाला जो है भारत के बाहर सभी पर लागू है, ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे। अगला है, बाल विवाह की जो प्रथा है वो कब आरंभ हुई थी, मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, हर्षवर्धन काल में। तो जो बाल विवाह की जो प्रथा है वो गुप्ता पीरियड में आरंभ हुई थी, या गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा को आरंभ किया था। अगला है, द रिसेंट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार वर्ष 2021 में लड़कियों के सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ हुए हैं। देखो ये जो कहाँ पे ज़्यादा बाल विवाह हो रहे हैं, ये जो आंकड़े एकत्रित करना है, ये बाल विवाह का अध्याय 3 जो है वो बताता है इसके कारण क्या है कि बाल विवाह हो रहे हैं, और कहाँ पे सबसे ज़्यादा बाल विवाह हो रहे हैं, किस जगह पर इसका जो है वो ज़्यादा मतलब माना जा रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं। ये सारे आंकड़े एकत्रित करना अध्याय 3 में बात की गई है। द रिसेंट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार 2021 में जो सबसे ज़्यादा बाल विवाह हुए हैं वो कहाँ हुए हैं, बिहार में हुए हैं। अगला है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई हेतु जो सक्षम न्यायालय होगा वो कौन होगा, सक्षम न्यायालय कौन सा होगा। तो इसके लिए जो सक्षम न्यायालय होगा वो जिला न्यायालय होगा। कौन सा होगा, जिला न्यायालय होगा। और अर्जी देने के लिए भी जो न्यायालय होगा वो भी कौन सा होगा, यही होगा। धारा 8 में इसकी बात की गई है कि अर्जी देना हो जहाँ पे बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत, वो किस धारा के तहत दे सकते हैं, धारा 8 के तहत दे सकते हैं। तो न्यायालय की बात किस में की गई है, धारा 8 में की गई है। और इसकी परिभाषा न्यायालय की किस में दी गई है, 2 में दी गई है। 2 में इसकी परिभाषा दी गई है, और इसके बारे में प्रावधान है धारा 8 में कि कौन कौन अर्जी कर सकता है। कोई भी संबंधित व्यक्ति जो भी पक्षकार रहा हो, जानता हो कि ये बाल विवाह है, वो जाकर जिला न्यायालय में अर्जी दे सकता है। कौन से, इसको जिला न्यायालय, इसको कुटुंब न्यायालय के अंतर्गत भी माना जाता है, इसको कुटुंब न्यायालय भी बोलते हैं। जहाँ पर कुटुंब न्यायालय नहीं होगा वहाँ पर यह सिविल न्यायालय के रूप में काम करेगा। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय कौन सा होगा, जिला न्यायालय होगा। धारा 7 और 8 ये बात करता है। धारा 7 भी यही बात करता है कि जिला न्यायालय की धारा 4 और 5 के अधीन जो आदेश जारी किए जाएंगे। मतलब धारा 4 में क्या बोला गया है कि महिला का भरण पोषण, धारा 5 में क्या बोला गया है, बच्चे का भरण पोषण। ये दोनों की सख्ती कौन बोलेगा कि इनका भरण पोषण किया जाए, ये बोलेगा जिला न्यायालय बोलेगा। किस धारा के तहत, धारा 7 के तहत बोलेगा, ये ध्यान रखना। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ रोके गए हैं, तो सबसे ज़्यादा बाल विवाह बिहार में रोके गए हैं। अगला है, कन्याश्री प्रकल्प योजना का उद्देश्य क्या है, लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना, बाल विवाह को हतोत्साहित करना, युवा लड़की स्वास्थ्य देखभाल में सुधार, या महिला साक्षरता में वृद्धि।
कन्याश्री प्रकल्प योजना का उद्देश्य है बाल विवाह को हतोत्साहित करना। कन्याश्री प्रकल्प योजना का उद्देश्य क्या है? बाल विवाह को हतोत्साहित करना। फ्रेंड, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक भेज रही हूँ घरेलू हिंसा अधिनियम की, वो अधिनियम भी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि अधिनियम मैं बता रही हूँ, अधिनियम आपने कर लिए मतलब आपने अपना 20% सिलेबस कंप्लीट कर दिया, वो अपने आप में पूर्ण होता है। सारे अधिनियम की सारे धाराएं, सारे फैक्ट पढ़ लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो कन्याश्री प्रकल्प योजना का उद्देश्य क्या है? बाल विवाह को हतोत्साहित करना है, बाल विवाह को रोकना है। अगला है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत धारा में किसको दंडित किया जाता है? बालक के पिता को, बालक की माता को, बालक को या सभी को? बालक बेचारा तो नाबालिग रहेगा, उसको क्यों दंडित किया जाएगा? और इसमें प्रावधान है कि महिला को भी दंडित नहीं किया जाता, तो किसको दंड दिया जाएगा? धारा 11 के तहत बालक के पिता को दंड दिया जाएगा। बालक कौन रहेगा? जिस लड़के की उम्र 21 से कम हो, लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम हो। किसमें परिभाषा दी गई है धारा बालक की? धारा 2 का में दी गई है। अगला है यदि कोई वयस्क पुरुष बाल से विवाह करता है, मतलब ऐसी लड़की से विवाह करता है जो लड़की कैसी हो, 18 वर्ष से कम हो, उससे विवाह करता है, तो उसके लिए दंड दिया गया है किसमें? धारा 9 में। धारा 9 में किसको दंड दिया गया है? धारा 9 में उसको दंड देने की बात की गई है कि यदि लड़का तो वयस्क है, मतलब लड़का 21 साल का है और लड़का किससे शादी कर ले? 16 साल की लड़की से शादी कर ले, तो लड़का तो वयस्क है, लेकिन लड़की कौन है? लड़की तो वयस्क नहीं है, वो तो बालक है, वो तो 18 वर्ष से कम है। तो उस स्थिति में उस पुरुष को भी दंड दिया जाएगा। माता पिता को तो है ही, उस पुरुष को स्पेशली दंड दिया जाएगा। किसमें बात की गई है कि यदि लड़का वयस्क हो। वयस्कता की परिभाषा 1875 का एक वयस्कता अधिनियम आया है, 1875 में वयस्कता की परिभाषा दी है। उस अधिनियम की धारा 9 के तहत यदि वयस्क है व्यक्ति, 21 वर्ष का है और उसने यदि अपने से मतलब 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से शादी कर ली है, तो उसे 2 साल की कठोर सज़ा और 1 लाख का जुर्माना लगेगा। किस धारा के तहत? धारा 9 के तहत लगेगा। किसके तहत? 2 साल की कठोर सज़ा और 1 लाख का जुर्माना लगेगा। किसके तहत? धारा 9 के तहत लगेगा। फ्रेंड्स, आपको एक कमेंट करने के लिए एक आंसर दे रही हूँ, सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि विश्व हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा फैल रहा है अभी वर्तमान में हेपेटाइटिस। आपको ये बताना है कि विश्व हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है। सारे लोग जिनको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट से ही पता लगता है कि कौन कौन वीडियोस देख रहे हैं और नाम भी याद रहता है। तो सारे लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 साल कठोर सज़ा, 1 लाख जुर्माना। किस धारा के तहत? धारा 9 या सेक्शन 9 के तहत। यदि कोई 21 वर्ष का लड़का है और कम उम्र की लड़की से शादी कर लेता है जो कि 18 वर्ष से कम होगी, तो उसको 2 साल की सज़ा हो जाएगी और 1 लाख उसको जुर्माना दिया जाएगा। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम जो है वो पारित कब हुआ था? देखो, ये प्रतिषेध अधिनियम नहीं है, ये प्रतिबंध अधिनियम है। ये उसकी बात कर रहे हैं जो शारदा एक्ट आया था ना 1929 में, उसकी बात कर रहे हैं। ये आया था 1 अप्रैल 1930 को। कब आया था? 1 अप्रैल 1930 को आया था। अगला है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के कर्तव्य किस धारा में निहित है? बाल विवाह निषेध अधिनियम जो 2006 में आया था, उसमें बाल विवाह निषेध अधिकारी की बात किस में की गई है? धारा 16 में बोली गई है। लेकिन धारा 16(3) में इसके कर्तव्य बताए गए हैं। धारा 16(3) में क्या बताया गया है? बाल विवाह निषेध अधिकारी के जो कर्तव्य हैं वो धारा 16 में बताए गए हैं, धारा 16(3) में बताए गए हैं। इसके अनुसार बाल विवाह के अनुष्ठान को रोकना धारा 2(1) में बताया गया है कि वो इसको रोकें, है ना। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। 16(4) बताता है कि कर्तव्यों का पालन करें, जो भी राज्य सरकार दे उसके कर्तव्यों का पालन करें और लोगों को जागरूकता प्रदान करें कि बाल विवाह को रोकें। मीडिया लोगों को सशक्त करें कि बाल विवाह एक जुर्म है, इसके बारे में लोगों को समझाएं। CMPO क्या होता है? CMPO को मतलब होता है चाइल्ड मैरिज प्रोजेक्ट ऑफिसर।
ये इसका फुल फॉर्म होता है CMPO का, चाइल्ड मैरिज प्रोजेक्ट ऑफिसर। ये जो होते हैं ये ज़िले में रखे जाते हैं बाल विवाह को, जो बाल विवाह की जो प्रक्रिया है उसको रोकने के लिए। तो इनके कर्तव्य क्या हैं CMPO के? समझाना, परामर्श देना, कार्यवाही करना, निवारण करना या उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही सारे जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, इसके तहत सही हो जाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट ऑफिसर होते हैं इनको ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बोला जाता है। धारा 16 में इसकी बात की गई है। किस में बात की गई? धारा 16 में बात की गई है। और इसमें बताया गया है कि जो समझाना, परामर्श करना, कार्यवाही करना, निवारण करना, ये सारे के सारे फैक्ट चाइल्ड मैरिज प्रोजेक्ट ऑफिसर के काम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या बाल विवाह को रोकने या प्रतिषिद्ध करने के लिए न्यायालय आदेश जारी कर सकता है? क्या बाल विवाह को रोकने के लिए न्यायालय आदेश जारी बिल्कुल कर सकता है। उसको ये पूरी शक्ति दी गई है धारा 8 में, धारा 7 में, कि वो कोई भी अपना आदेश जारी कर सकता है। और धारा 13 में देखो न्यायालय की, देखो धारा 5 और धारा 4 और 5 में जो बच्चे का भरण पोषण और महिला का भरण पोषण, इसका वो आदेश दे सकता है। धारा 7 में, धारा 7 में वो इसके लिए आदेश दे सकता है ना। इसके अलावा धारा 8 में उसके पास आप जाकर अर्जी कर सकते हो। अब वो किसी भी बाल विवाह को रोकने का या प्रतिषेध करने का आदेश जारी कर सकता है। किसके तहत? धारा 13 के तहत। बाल विवाह को रोकने का आदेश जारी किसके तहत कर सकता है? धारा 13 के तहत कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, हाँ वो बिल्कुल जारी कर सकता है, न्यायालय को आदेश जारी कर सकता है। किस धारा के तहत कर सकता है? धारा 13 के तहत कर सकता है। अगला है, कौन सा न्यायालय बाल विवाह को रोकने का व्यादेश दे सकता है? महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या उपरोक्त दोनों। तो इसमें ये दोनों ही आ जाएगा। ये दोनों ही ऐसे इनको ही ऐसे ही शक्ति दी गई है कि ये इसको रोक सकते हैं। धारा 13 के तहत इनका वर्णन किया गया है। धारा 13 एक में इनका वर्णन किया गया है कि ये महानगर के मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। महानगर उनमें होते हैं महानगर मजिस्ट्रेट जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, वहाँ पर ये होते हैं। तो ये बाल विवाह को रोकने का व्यादेश दे सकते हैं। व्यादेश को हम बोलते हैं इंजक्शन। इंजक्शन का मतलब होता है कि बाध्य करना। मतलब आपने बिल्कुल बहुत गुस्से में आपने उनको बोल दिया है कि मतलब आपको ये करना ही है, मतलब कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि इसको आपको कंप्लीट करना ही है एनी हाउ, है ना। तो मतलब बहुत गुस्से में बोल दिया है, बाध्य कर दिया है। अब आप इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। इसके बाद भी अगर आपने बाल विवाह किया तो वो जो बाल विवाह है वो कैसा हो जाएगा? वो शून्य हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। मतलब उनके कहने पर भी आप कर रहे हो तो वो कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। धारा 13 के तहत न्यायालय के जो अधिकारी हैं या जिला न्यायालय है वो क्या कर सकता है? वो बाल विवाह को रोक सकता है। अगला है, न्यायालय ऐसे बाल विवाह को रोकने के लिए क्या पुलिस बल की सहायता ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, यस ले सकता है। धारा 13 के तहत ले सकता है। धाराएं भी याद रखिएगा। अगला है, न्यायालय के व्यादेश के उल्लंघन में किया गया बाल विवाह क्या होगा? मैंने अभी बताया कि न्यायालय के व्यादेश पर, व्यादेश का मतलब याद रखना इंजक्शन। अगर आप इंग्लिश जानते हो तो इंजक्शन हिंदी में अगर इसको डिस्क्राइब में कर दूँ तो बोला बाध्य, निर्देश देना, बाध्य करना। बोलना उनने बोल दिया है, आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया, अब आपको करना ही, उसके बावजूद भी आप उनकी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो तो वो विवाह, मतलब उनके कहने पर भी आप कर रहे हो, उनने मना कर दिया, सख्त निर्देश दे दिया, उसके बाद भी आप विवाह कर रहे हो तो वो विवाह कैसा होगा? वो विवाह बिल्कुल शून्य हो जाएगा। शून्य करने के लिए मतलब होता है शून्य हो सकता है। मतलब ये कब होता है? ये नॉर्मली जो विवाह होता है उसके लिए सबूत चाहिए। अगर आप ऐसे साक्ष्य लेके आते हो, आप ऐसे पक्षकार लेके आते हो जो बता दें कि ये विवाह हुआ था और उस समय ये बच्चे बालक थे, अब ये वयस्क हो गए हैं, तो ये अधिनियम, तो ये जो विवाह होता है वो शून्य हो जाता है। एक और बात इस अधिनियम में की गई है कि वयस्कता जैसे व्यक्ति ने धारण कर ली, सपोज करो 21 पर, अब उसको न्यायालय में अर्जी लगाना है, जिला न्यायालय में, कि मेरी जो शादी हुई थी वो बाल विवाह एक्ट के तहत हुई थी।
बाल विवाह एक्ट के तहत मतलब बाल विवाह हुआ था, मैं वो बच्चा था तब मेरी शादी हुई थी, तो वो कितनी उम्र तक अर्जी लगा सकता है, तो वो इसमें 2 साल और जोड़ दो, मतलब वयस्कता के 2 साल बाद तक भी अर्जी लगा सकता है जिला न्यायालय में। मतलब जब ये 23 साल का हो जाएगा तब तक भी अपनी अर्जी लगा सकता है, वयस्कता धारण करने के 2 साल बाद। लड़की जो होगी वो 20 साल तक अर्जी लगा सकती है 2006 के अधिनियम के अनुसार। वर्तमान अगर बात की जाए तो वर्तमान में लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को 2-2 साल का दिया है कि आप वयस्कता के बाद 2 साल तक अर्जी लगा सकते हो, 2 साल बाद तक भी अर्जी लगा सकते हो। अगर बच्चा बालक है मतलब 21 वर्ष से कम है तो वो क्या करेगा, अपने पेरेंट्स के थ्रू या अपनी किसी भी जो उसका पक्षकार हो उसके थ्रू न्यायालय में जाके अर्जी दे सकता है। बाल विवाह से बालकों का भरण पोषण और अभिरक्षा के लिए आदेश किस धारा में दिए गए हैं? धारा 5 में दिया गया है। धारा 5 में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि यदि बाल विवाह के तहत, अब बाल विवाह भी हो गया, अब बाल विवाह से बच्चे भी हो गए, अब उस बेचारे बच्चे का क्या, तो उसकी भरण पोषण की जो जिम्मेदारी होगी, उसकी जो बात होगी, उसके आवास रहने की व्यवस्था होगी, उसका निर्धारण किस धारा में कहा गया है? धारा 5 में किया गया है। धारा 3 में जो बाल विवाह के अंतर्गत आने वाले जो पक्षकार होंगे वो धारा 3 में बात की गई है। धारा 6 में बात की गई है कि बाल विवाह से जो बच्चे पैदा होंगे वो धर्मज होंगे, धर्मज मतलब अपनी धर्म पत्नी से ही पैदा हुए होंगे। और धारा 7 में क्या बात की गई है कि जिला न्यायालय जो है वो धारा 4 और धारा 5 के अधीन जो उपबंध किए गए हैं, बच्चे का भरण पोषण और महिला का भरण पोषण, उनकी व्यवस्था जिला न्यायालय करेगा। ये बात किसमें की गई है? धारा 7 में की गई है। अगला है बाल विवाह से बालकों का भरण पोषण और अभिरक्षा का आदेश कौन दे सकेगा? न्यायालय दे सकेगा, राज्य सरकार दे सकेगा या केंद्र सरकार? तो ये दे सकेगा न्यायालय। किस धारा में दे सकेगा? धारा 7 के तहत दे सकेगा। न्यायालय इनके भरण पोषण और अभिरक्षा के लिए बोल सकेगा और धारा 7 के तहत जिला न्यायालय को ये शक्ति दी गई है और आदेश जारी कर सकता है कौन? जिला न्यायालय कर सकता है। अगला है यदि ऐसे बाल विवाह को महिला बालक द्वारा शून्य कराया जाता है तो क्या उसको भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार होगा? मतलब ये बोल रहे हैं अब बाल विवाह हो गया है, अब बाल विवाह में जो महिला है जो उसके 18 वर्ष से कम उम्र की, वो जाकर न्यायालय में अर्जी लगाती है कि मेरा बाल विवाह हुआ है, लेकिन मुझे मेरा बाल विवाह मेरे ज़बरदस्ती कराए, अब मैं अकेली हूँ, मेरा भरण पोषण कौन करेगा? तो न्यायालय उसका जो पति है उसको भरण पोषण, और पति भी बालक है तो उसके माता पिता को बोलेगा कि लड़की की तुम जिम्मेदारी लो। तो कौन होगा? हाँ होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन किस धारा के तहत होगा? धारा 4 के तहत होगा। महिला के भरण पोषण की जिम्मेदारी, तो उसका बी आंसर होगा तो, लेकिन किस धारा के तहत होगा? धारा 4 के तहत होगा। बाल विवाह के बंधन में आने वाले विवाह कैसे होंगे? बालक के विकल्प पर शून्य करणीय, बालक के विकल्प पर शून्य, बालकों के विकल्प पर नहीं होगा, बालक के विकल्प पर शून्य करणीय होंगे। मतलब पक्षकारों की उस पर इसको बिल्कुल टोटल शून्य किया जाए, मतलब सबूत मिलने पर। ऐसे कोई भी आ जाए, अब आप लोगों में जिसकी शादी हुई है चला जाए न्यायालय और बोल दे कि हमारा तो भाई बाल विवाह हुआ था, तोड़ो, तो उसके लिए सबूत तो चाहिए, तभी तो वो बोलेंगे कि हाँ ठीक है हम तुम्हारा बाल विवाह शून्य कर रहे हैं। तो उसके लिए पूरा साक्ष्य होना चाहिए, इसलिए वो शून्य करणीय होगा, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर साक्ष्य होने चाहिए। एक और बात, 2006 में ये अधिनियम बना था, तो 2006 के बाद विवाह हुआ हो चाहे 2006 के पहले हुआ हो, ये विवाह बाल विवाह ही कहलाएंगे अगर साक्ष्य उपलब्ध हो जाएंगे तो। किस धारा के तहत बाल विवाह से अधिनियम के तहत विवाह करने वाले वयस्क को दंड दिया जाएगा? धारा 9 में वयस्क को दंड दिया जाएगा। धारा 5 में क्या की गई है? बालक के पोषण की बात की गई है। धारा 11 में क्या बोला गया है? जो अनुष्ठान करवाएगा बाल विवाह का, जिसके जैसे माता पिता रहेंगे, पंडित रहेगा, उसको दंड की बात की गई है। धारा 15 में बात की गई है कि इस विवाह के तहत जो अपराध होंगे वो संज्ञेय होंगे, मतलब बहुत गंभीर होंगे और अजमानतीय होंगे, मतलब 2 साल तक बिल्कुल जमानत नहीं मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है किस धारा के तहत बाल विवाह जो होंगे वो संज्ञेय होंगे और अजमानतीय होंगे? तो मैंने अभी बताया धारा 15 के तहत जो अपराध होंगे वो अजमानतीय होंगे, मतलब इसमें जमानत भी नहीं मिलेगी और बहुत ज़्यादा संज्ञेय मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर अपराध भी होंगे। धारा 18 क्या कहता है? सद्भावना पूर्वक कार्यवाही की बात धारा 18 कहता है। कार्रवाई होगी बहुत ही सादा सिंपल सद्भावित तरीके से हो जाएगी।
बाल धारा 13 क्या कहता है? न्यायालय बाल विवाह को रोक सकता है, ये धारा 13 कहता है। धारा 13 न्यायालय को ये शक्ति देता है कि वो बाल विवाह को रोक सके। धारा 12 कहता है कि कुछ परिस्थितियों में, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जैसे कि किसी को बच्चे को अगवा करके विवाह कर लिया जाए, है ना, उसका शोषण करके, किडनैप करके कर लिया जाए, बेहोश करके कर लिया जाए, तो ऐसी परिस्थितियों में बाल विवाह शून्य होगा। वैसे तो शून्य करनीय होगा, लेकिन कुछ परिस्थितियों में बिल्कुल शून्य ही हो जाएगा। वो कौन कहता है? वो धारा 12 कहती है। तो ये पूरी धारा इस प्रकार से है। फ्रेंड्स, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया हो। और ये जो भी आप मेरा ऑनलाइन पैकेज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हार्ड कॉपी मंगाना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी ले सकते हैं। इस प्रकार की धाराएं जो है हर अधिनियम की अगर याद करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए हमारा पूरा पैकेज ही लेना पड़ेगा, जहाँ हम पूरी थ्योरी पढ़ाते हैं और फिर उसके MCQ भी लगवाते हैं। इससे ज़्यादा MCQ आपको वहाँ पे लगवाए जाएंगे। तो जो भी हमारे नोट्स लेना चाहते हैं या हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पैकेज लेना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर ये दिया हुआ है, नीचे घरेलू हिंसा अधिनियम की लिंक भी दे दी हूँ, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।